हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दीपावली का जो उत्सव है वो प्रारंभ हो चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली या दीपोत्सव पर्व की अपने हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामना। ये उत्सव आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। आप सबकी जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपके सपने, आप सबको सूरज की नई किरण की पहली प्रभात किरण की तरह ही आपको अपने सपने उसी प्रकार प्राप्त हों। तो ये मेरी सबसे आपकी आशा करता हूँ आप सबके लिए। एंड आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, तो जो पुराने बच्चे यदि ये क्लासेस देख रहे हैं, आईसीटी वाले जिन्होंने आईसीटी पहले पढ़ चुके हैं, जो आईसीटी के कंप्लीट 19 लेक्चर हम आईसीटी हमारी जो यूनिट है, इसके हम 19 लेक्चर कर चुके हैं। तो आईसीटी का ही एक टॉपिक हमने स्किप कर दिया था उस समय, क्योंकि मैं आईसीटी आपको इस तरह व्हाइट बोर्ड पे नहीं, ये जो एमएस ऑफिस है, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से नहीं समझा सकता था, तो हमने स्किप कर दिया था। तो आज हम जो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विशेषकर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका एमएस एक्सेल। अभी हाल-फिलहाल में यूजीसी के लिए ये एक फेवरेट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके लिए ये एक प्रश्न बन जाए, तो आप इसको 5 स्टार की रेटिंग फिलहाल दे ही लीजिए आपकी, ठीक है? तो ये टॉपिक अभी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है और इसमें से भी आपका जो एमएस एक्सेल है ना, ये भाई साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमएस एक्सेल। तो इसके लिए आप अलग से 5 स्टार की रेटिंग दे लीजिए। बाकी के लिए तो आप 3 स्टार कर लो, ठीक है? 3 स्टार एमएस वर्ड वगैरह के, पर ये जो भाई साहब है ना, इनके लिए आप 5 स्टार की रेटिंग दे लीजिए सर। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बार यदि आप राधेश पाठशाला पर आए, तो सबसे पहले कीजिए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब। इन वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना और कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। एंड आप सबके लिए मैं बता देता हूँ, जो पहली बार आदेश पाठशाला पर स्पेशली इस क्लास को देखने के लिए आए, इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए। मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सबको अभी फिलहाल की कंडीशन में दिसंबर 2025 जो देना चाहते हैं या जून 2026 का जो एग्ज़ाम देने का रणनीति बना रहे हैं, उन सबके लिए पेपर 1 कंप्लीट अपने इसी प्लेटफ़ॉर्म राधेश पाठशाला के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसकी अभी तक 5 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड साथ में आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो फैलेसीज़ वाला टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद, यानी फेस्टिवल के 1-2 दिन, यानी अभी 1-2 दिन के बाद जैसे फेस्टिवल फिनिश होता है, हम न्यू न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट स्टार्ट कर देंगे। 5 यूनिट फिनिश हो चुकी है हमारी। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे बाकी बची हुई 4 यूनिट्स को भी कंप्लीट कर लिया जाए। क्लियर? तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप सबकी डिमांड भी थी, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, "सर एमएस एक्सेल करवा दीजिए, काफ़ी टाइम हो गया।" तो एमएस एक्सेल आज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा आपको रियल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देना था इसमें। मैं क्योंकि नॉर्मली अगर मैं समझाता, पीपीटी में पढ़ाता या नॉर्मली आपको बोर्ड पे समझाता, मैं वहाँ वो समझा सकता था, पर मैं चाहता हूँ आप वो चीज़ देखो, आप फेस करो, उसको रियल एग्ज़ाम्पल आप उसका ले लो, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँगी। तो चलिए अपन स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट, इनको भी समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। वैसे तो एमएस ऑफिस के बहुत सारे टूल्स हैं। आपको इमेजेस में भी कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, सिक्योरिटी है, आउटलुक वगैरह है। बहुत सारे टूल्स भी इसमें हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैथ के कैलकुलेशन वाले हो क्वेश्चन्स होते हैं, जहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा सभी के सभी प्रश्नों की। अगर वो कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो वो प्रश्न आपके गलत चले जाएँगे। तो थ्योरी पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राधेश पाठशाला के इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस ऑफिस है क्या? तो क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ते हैं, जो जैसे है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हम पहले वो पढ़ते हैं जो हमको दिया हुआ है, फिर हम इसको आसान भाषा में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली है आईसीटी का पार्ट, ठीक है? आईसीटी हमारी यूनिट नंबर 7 है, जिसका आईसीटी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें अभी क्या आ रहा है फिलहाल लास्ट सेशन से ये अपने आप मान लीजिए 2024 के बाद से एमएस एक्सेल के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एमएस ऑफिस से प्रश्न पहले भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। एमएस ऑफिस के बारे में प्रश्न पहले भी पूछे जाते हैं। इसके फाउंडर पूछ लेंगे, ठीक है? इसके जो अलग-अलग इसकी जो विंडोज़ वगैरह हैं, बहुत सारी जो अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, उनके विषय में स्पेशली कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे, पढ़ेंगे आगे, ठीक है? चलिए, क्या महत्वपूर्ण है, यही बस आप समझ लो। क्यों?
एमएस ऑफिस का भी आप पूरा कोर्स करने जाओगे ना, स्पेशली जो आपने सुना होगा टेली का कोर्स कराते हैं, पीजीडीसीए या जो ऐसे कोर्स कराते हैं, वो इन चीज़ों को एक परफेक्टली अलग कोर्स इनका बनता है। पर हमको क्या करना है, हमको अपने एग्ज़ाम निकालने के लिए, अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इससे अपने लिए निकालना है, ताकि हमसे यदि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए आईसीटी के इस यूनिट से, तो एक प्रश्न हमसे ये बन जाए। ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूँगा आपके लिए, आप यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये समझना है कि मैं कोर्स के साथ या कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। कंटेंट या कोर्स के साथ मैं 0.001% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। मेरे पास अपना जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों का, वो सब का सब आपको दे रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस जो चीज़ें, जो गाइडेंस आपको दी जा रही हैं, उसी को आप अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में आप सबको फ़ॉलो करना है, और आपके आपके जो भी लक्ष्य है, अभी दिसंबर में अब समय कम बचा है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है? सीखते रहिए, और जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं की हैं, तो वो जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड हम कर चुके हैं, आईसीटी हमारा कंप्लीट हो चुका, हायर एजुकेशन हम कंप्लीट कर चुके, कम्युनिकेशन हम कंप्लीट कर चुके, मैथमेटिक्स भी आपकी 1-2 क्लास में फिनिश हो जाएगा, यानी कल परसों में मैथ भी आपका फिनिश कर दूँगा, बस 2 टॉपिक उसमें बचे हैं। इसके बाद हम सीधा-सीधा जंप करेंगे अगली 2 यूनिट को, ठीक है? डेली आपके लिए 2 क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? एक मॉर्निंग में आती है, एक आफ्टरनून में आ जाती है, और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवरी के साथ। तो चलिए, क्या लिखा है एमएस ऑफिस पढ़ते हैं सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? पहले इसकी कुछ फैक्ट निकल कर आएँगे, वो फैक्ट हम देख लेते हैं, चलिए। देखिए, एमएस ऑफिस एक कॉर्पोरेशन, एक प्राइवेट कंपनी का एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट पता है ना आपको किसकी कंपनी है? के द्वारा विकसित एक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट है। क्या लिखा? ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट है। ये इस उद्देश्य के साथ ही बनाया गया था, और मैक्सिमम जहाँ इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, ऑफिस वर्क के लिए ही किया जाता है। आज ऐसा कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है। इवन जो छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, वो भी आज एक्सेल पे काम करते हैं, क्योंकि जीएसटी वगैरह बनाना होता है, डाटा वगैरह रखना होता है। तो अब वो लाल कलर की बही रखने का जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। लगभग अब तो बहुत कम ही लोग उसका यूज़ करते हो, मैक्सिमम के पास आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर मिल जाएगा। वो सभी के सभी एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तो नहीं, पर एमएस एक्सेल का तो मेनली यूज़ करना ही करना है उन सब ने, ठीक है? चलिए, जो उपयोगकर्ता को, यानी यूज़र की बात यहाँ पे की जा रही है, जो यूज़र को बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऑफ़िस कार्य, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना, तो आप एमएस वर्ड, आपको डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करना, तो सब एमएस वर्ड पे बना लेंगे, ठीक है? डेटा को मैनेज करने के लिए आप एमएस एक्सेल का यूज़ कर देंगे, प्रेज़ेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन यानी पीपीटी का यूज़ करते हैं, ठीक है? पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन, 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? ईमेल भेजना है, तो इसके लिए आपके पास अन्य इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, नोट्स लेना आदि कार्यों के लिए सुगमता से ये सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है? 1 अगस्त 1988, ये डेट याद रखना, 1 अगस्त 1988 कॉमडेक्स इवेंट, यानी लास वेगास में एक इवेंट होता है, कॉमडेक्स में नाम से। बिल गेट्स ने इसके फाउंडर हैं, इनका नाम सभी जानते ही होंगे, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता आज की दुनिया में। दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्तियों में शुमार है। पहली बार एमएस ऑफिस की घोषणा की गई थी 1988 में बिल गेट्स के द्वारा कॉमडेक्स इवेंट में, ठीक है? इससे बाद में 1989 में एप्पल, क्या लिखा है, पढ़ना इसको, 1989 में, अब ये डेट है ना, थोड़ा इसको क्रोनोलॉजी बना लेना। पहले आप 1988, फिर आप आ जाइए 1989, 2 डेट मिल गई आपको। 1989 में एप्पल मैकिन्टोश के लिए इसको लॉन्च किया गया था, स्मॉल लेवल पे, ठीक है? और 1990 में, अब देखो 3 डेट, कभी आपके लिए विंडोज़ के लिए अगर प्रश्न पूछा जाए तो डेट याद रखना। कभी-कभी क्या होता है ना, ये प्रश्न है ना, क्रोनोलॉजी में ज़माने के लिए दे दिए जाते हैं ईयर वाइज़, तो आपको पता रहे, विंडोज़ के लिए आया था, लॉन्च किया गया था ये 1990 में, 1990 में, ठीक है? समय के साथ इसके बहुत सारे वर्ज़न आए, संस्करण का मतलब था वर्ज़न, विकसित हुए, अभी हम चर्चा करेंगे, जिनमें निरंतर मतलब समय के साथ सुधार की आवश्यक, अभी जैसे कि एआई, अब एक्सेल भी आपके पास एआई बेस्ड आ गया है। पहले बहुत सारे फ़ॉर्मूले याद करना पड़ता था, अब एआई ने ऐसा फीचर, अब एआई के फीचर्स के कारण आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है एक्सेल में, कि आपके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूले से लुकअप लगाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है? बहुत सारे आपके पास अब क्या मॉडर्न फीचर्स उसमें क्या किए गए, इनबिल्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि रिबन इम्प्रेस आ जाता है आपका, क्लाउड इंटीग्रेशन आ जाता है, एआई बेस्ड टूल, ये तीनों याद रख लेना है। रिबन इंटरफ़ेस, ठीक है? क्लाउड इंटीग्रेशन
इन एआई बेस्ड टूल। वर्तमान में इसका नवीनता प्रूफ जैसे कि अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट का 365 के नाम से चल रहा है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट 365 है जो क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कार्य करता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल पता है, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, उस हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ें। एमएस ऑफिस की शुरुआत 1989 में एक सरल पैकेज के रूप में हुई जिसमें केवल कुछ प्रमुख एप्लीकेशन जैसे उस समय जब इसकी प्रारंभ की गई थी तो कुछ एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट शामिल थे। समय के साथ इसके नए संस्करण यानी कि नए वर्जन जारी होते गए जिसमें यूजर इंटरफेस आ गया, आपका फीचर्स और ऑनलाइन कनेक्टिविटी में कई तरह के सुधार। इसका उद्देश्य क्या था? ऑफिस और शैक्षणिक कार्यों को आसान, तेज और संगठित बनाना होता है। ठीक है? चलिए, अभी क्या है ना, एमएस ऑफिस की अभी क्या इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है एमएस ऑफिस पढ़ के जाने की? देखो, अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सर, ठीक है? तो करंट अफेयर्स में अभी एमएस ऑफिस काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट रहा था, ठीक है? एमएस ऑफिस काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट रहा था। अभी आपको पता होगा इंडिया ने भी अपना एक लॉन्च किया है, पीपीटी प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन आपने सुना होगा अभी। ज़ूहू नाम है उसका, है ना? ज़ूहू व्यू करके है। या व्हाट्सएप के लिए एक अराताई है, इंडियन व्हाट्सएप भी बन चुका है, अराताई करके शायद मे बी अराताई है वो, है ना? अरताई या अराताई ऐसा कुछ होगा, ठीक है? आप एक बार चेक कर लेना। तो ये भी आप नए-नए नाम अभी जो हाइलाइट्स थे, न्यूज़ में जो भी हाइलाइट्स थे, उनको भी आप देख लेना। एक तो ज़ूहू व्यू है उसका, ज़ूहू व्यू है, अराताई है, ठीक है? अभी और अपन देख लेंगे ना, निश्चिंत रहें, मैं चेक कर लूँगा और अभी कौन-कौन से एप्लीकेशन अभी हाइलाइट रहे थे, उनके लिए मैं अलग से टेलीग्राम पे एक इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, अब देखो इसके क्या-क्या संस्करण आए थे। ना 1990 पहला संस्करण आता है विंडोज़ के साथ, ऑफ़िस 1.0 के नाम से आता है। पहला पैकेज था, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट इसमें शामिल किए गए थे। सेकंड आता है ऑफ़िस 97 के नाम से, ऑफ़िस 97 के नाम से 1997 में आता है ये। इसमें ऑफ़िस असिस्टेंट यानी क्लिपी और वीबीए मैक्रोस का परिचय मिलता है, ठीक है? फिर आता है, ये नाम देख लेना इनके यार, ऑफ़िस 2003, ऑफ़िस 2007, ऑफ़िस 2010, ऑफ़िस 2013, ऑफ़िस 2016, ऑफ़िस 2019 और अभी करंट में जो चल रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365। क्लाउड बेस्ड ऑटो अपडेट एनीवेयर एक्सेस, आपको इसमें बहुत सारे एआई फीचर के साथ आपको मिल जाते हैं। एआई टूल्स, एनहांस्ड डाटा विजुअलाइज़ेशन, तो ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ज़न हैं जो समय के साथ अब जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 चल रहा, आने वाले कुछ सालों में कुछ और अपडेशन के साथ नए नवीनीकरण नाम के साथ आपको मिल सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं? देखिए, एक तो यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस मिलता है। एक ऐसा इंटरफ़ेस मिलता है, जिसे आसानी से कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। अब जैसे कि एक्सेल पर इसके लिए थोड़ी-सी पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक बेसिक ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए, कैसे उसको आपको पीपीटी क्रिएट करना है, कैसे आपको एक्सेल पे आपकी जो डाटा की फ़ाइल है, इसको आपको बनाना है। ठीक है? एक अभी जो नया इसमें कि आपको रिबन मेनू सिस्टम मिल जाता है, ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट फीचर्स मिल जाता है, रियल टाइम कोलैबोरेशन, ठीक है? रियल टाइम पे आप क्या करते हैं, एक फ़ाइल पर बहुत सारी टीम के साथ आप अलग-अलग सिस्टम से कार्य कर सकते हैं। ये भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? क्लाउड स्टोरेज मिलता ही मिलता है। टेम्पलेट्स और स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ किया जाता है। हाई लेवल डाटा एनालिसिस टूल्स आपको एक्सेल में मिलते हैं, ठीक है? एआई आधारित सुझाव और डिज़ाइन आइडियाज़ आपको मिल जाएँ। एआई बेस्ड सजेशन एंड डिज़ाइन आइडियाज़ लिखा है देखिए, एआई बेस्ड सजेशन, जैसे कि अभी एआई का यूज़ है तो बिना एआई के तो वही माइक्रोसॉफ्ट में एआई का यूज़ ना होगा तो फिर तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन में हैं ऐप पर उतने पॉपुलर नहीं है। अगर वो एआई पे काम नहीं करेगा और वो एआई अपने में लेके आ गए तो स्वाभाविक है बाकी चीज़ों को ग्रो होने में मदद मिलेगी। चलिए, और अभी ये पढ़ के इसलिए भी जाना है, अभी बीच में आपने ट्रम्प की कुछ धमकियाँ देखी होंगी इंडिया को लेके, ठीक है? समझ में आ रही? साथ में एक और मुद्दा उठा था ईमेल आईडी को लेकर, जीमेल आईडी को लेकर मुद्दा उठा था, क्योंकि आपके लिए एक ईमेल आईडी से आपको एक्सेस करना पड़ता है। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस आपकी पर्टिकुलर एक आईडी बनती है। उस आईडी से आपको इसके एक्सेस मिलते हैं। अगर मान ली कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अभी काफ़ी, अब वो विवादित विषय है, उस पे अपन नहीं चलेंगे, लेकिन अभी हाँ, न्यूज़ में था ये टॉपिक तो ऑब्वियसली तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या संभावना है यहाँ से एक प्रश्न बन जाए। अब वो एमएस एक्सेल से आ जाएगा। एमएस एक्सेल तो ऐसा भाई बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस है एमएस एक्सेल से एक प्रश्न तो आना ही आना है आपका।
आ सकता है, ठीक है? अगर नहीं आया तो मुझसे मत कहना कि नहीं आया। देखो हम सब संभावना जताते हैं, पर ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, ठीक है? चलिए, इसके यूज़ क्या होते हैं? अभी यूज़ तो सबको पता है सर, हम सब यूज़ करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, आपके मोबाइल में भी एमएस एक्सेल होगा, आपके मोबाइल में भी एमएस वर्ड होगा, बहुत से लोग तो मोबाइल में पीपीटी बना लेते हैं, ठीक है? आपके पास टैबलेट होगा, आपने कभी न कभी नाम सुना होगा, यूज़ किया होगा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य करते हैं उनको तो पता होगा। जैसे कि मैं जब कार्य करता था अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं एमएस एक्सेल पे, एमएस वर्ड पे, इन पे सब पे काम करता था। मैं वहीं सीखा था एमएस एक्सेल चलाना, एमएस वर्ड वगैरह मुझे नहीं आता था चलाना, पर मैं वहीं सीखा था। अब तो भूल-भाल गए फ़ॉर्मूले वगैरह, पहले तो बहुत कुछ फ़ॉर्मूले वगैरह याद हो गए थे क्योंकि ऑफ़िस में काम करना होता था, तो डेली उसी सिस्टम पे बैठना है, वहीं वो सारे कार्य करना पड़ता था। चलिए, एमएस ऑफ़िस के अभी मैं जब एक्सेल बताऊँगा ना, तो मैं आपको कुछ रियल अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी बताऊँगा, कैसे ये कार्य करते हैं, तो आपको और आसानी होगी। हमको सिर्फ़ मास्टर नहीं बनना है, एमएस एक्सेल चलाना नहीं सीखना है हमको, एमएस वर्ड हमको चलाना नहीं सीखना, हमको सिर्फ़ उनकी विशेषताएँ समझना है कि इनकी विशेषताएँ या फीचर्स क्या हैं, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका चरित्र क्या है, हमको सिर्फ़ वही समझना है क्योंकि प्रश्न में वही पूछे जाएँगे। एक्सेल से कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन्स आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएँगे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, फिर आपको डाटा आपको कैलकुलेट करके वो लगा के आपको उसका एक आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो आपको एमएस एक्सेल वाले क्वेश्चन में थोड़ी-सी मेहनत पड़ेगी। आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे होंगे, प्रश्न कहाँ से मिलेंगे इन सब के? तो आप पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, एक यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, आप चाहते तो वहाँ से वो परचेज़ कीजिए और सभी के सभी प्रश्न लगाना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है? या अन्य आपके पास जो भी बुक अच्छी लगती है, आप कोई सी पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है वो? इसके देखो उपयोग की बात करें, जैसे कि शैक्षणिक सामग्री तैयार करें, जैसे कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से आप कर सकते हैं, ठीक है? डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट जनरेशन के लिए आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजिंग ईमेल एंड शेड्यूल्स के लिए आप आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग वर्ड, तो वर्ड और पब्लिशर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नोट कलेक्शन के लिए आप वन नोट का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसके टूल्स हैं, ठीक है? चलिए, ये आपको एप्लीकेशन के दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखो कुछ इसके जो मेन कंपो जैसे कि ये प्लानर है, स्ट्रीम है, आउटलुक है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये 3 हमको भी देखना है। इनके लोगो आप देख लीजिए, इनको जानते होंगे आप, सबने इनको कहीं न कहीं देखा ही होगा। आपको जो मैं पीपीटी बना के देता आपको जो मैं पीडीएफ देता हूँ ना, वो पीडीएफ मैं इससे बनाता हूँ, पीपीटी से, ठीक है? इससे बनाता हूँ मैं। मैंने कुछ पहले एक बार कुछ अभी शायद आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया था, तो मैंने आपको इसके पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए थे पॉलिटिकल साइंस के, वो सब मैंने एक्सेल से क्रिएट किए थे, क्योंकि उसमें मुझे चार्ट बनाना थी उस तरह से, तो मैंने यहाँ से बनाए थे, वो सब क्रिएट यहाँ से किए थे। ठीक है? फिर आता है एक, जैसे कभी मुझे एप्लीकेशन लिखना होता है ना, कहीं पे कुछ एप्लीकेशन देना होती है, तो मैं एमएस वर्ड का यूज़ कर लेता हूँ। रिज़्यूम बनाना हो अगर किसी को, तो वो यहाँ से बना सकता है एमएस वर्ड से, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया रिज़्यूम के लिए, ये रिज़्यूम वाला याद आया मुझे, ये यूजीसी ने पूछा है रिज़्यूम यदि बनाना हो तो किस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो रिज़्यूम के लिए वो एमएस वर्ड का यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है? ऑलरेडी वहाँ फॉर्मेट भी मिल जाते हैं रिज़्यूम वाले, अन्यथा आपको जैसे ही बनाना हो वैसे उसमें बना सकते हैं। चलिए, फिर आता है पब्लिशर, एक्सेस, फॉर्म्स, फ्लो है, पावर ऐप्स है आपका, वे है, काइज़ाला, इनवॉइसिंग, बुकिंग, कस्टमर मैनेजर, यामर, वन ड्राइव, ये तो सुना ही होगा, ये तो हम सबके मोबाइल में भी होता है, ठीक है? शेयरपॉइंट एंड टीम्स, तो ये इतने सारे इसके टूल्स हैं। अभी जो करंट में आपका चल रहा है 2025 में, यदि इसका वर्ज़न पूछ लिया जाए, तो आपको ये नाम याद रखना है, ऑफ़िस 365 के नाम से, ठीक है? चलिए, एमएस ऑफिस कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों का एक समूह होता है, यानी एमएस ऑफिस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, टुगेदर दे कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफिस रिलेटेड फंक्शन, यानी कि प्रत्येक एप्लीकेशन का एक विशेष उद्देश्य होता है जो सभी तरह के ऑफिस वर्क या पर्सनल किसी यूज के लिए आपकी जरूरतों को आसान बनाते हैं, आपके कार्य को ईजी करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपको दिखाऊँगा, निश्चिंत रहिए। पहले इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं एमएस वर्ड को, सर क्या है? देखिए, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये वर्ड, अब इसमें आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। कौन-सा वर्ड है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, इसका कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, ठीक है? आप किसी चीज़ को टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एडिट कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट को संपादित करने के लिए, प्रिंट टेक्स्ट,
डॉक्यूमेंट्स सच ए लेटर, रिपोर्ट्स, रिज्यूम, बुक्स एंड एकेडमिक मटेरियल्स आप बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को पत्र, नोट्स, बायोडाटा, किताबें और शैक्षणिक सामग्री आदि तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड का सबसे पहला सबसे पहले 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से आया था। नाम क्या है? नाम यदि पूछ लिया, अभी तो एमएस वर्ड नाम मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से। पहला जो नाम था वो था आपका मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसे लॉन्च किया गया था, जो एमएस डीओएस सिस्टम के लिए था, ठीक है। एमएस एमएस डीओएस सिस्टम के लिए था। बाद में इसे 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का एक हिस्सा बना दिया गया। पहले इंडिविजुअली था, फिर इसको 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट का हिस्सा बना दिया गया था। आज के समय में इसका नवीनतम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 और अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये चीजें याद करने वाली है थोड़ी सी, तो इसमें याद करके जाना। अब ये देख लो, अब इसमें एक्सटेंशन का कौन सा फर्क है? देखो, एक्सटेंशन जिस पे ये कार्य करता है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे देखो, पहले जो था ना, स्टार्टिंग में ये था आपके पास डॉट डॉक, फिर आया डॉट डॉक्स के नाम से। अभी जो वर्तमान में चल रहा है डॉट, ये पूछा जा सकता है भैया, ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद करके जाना। अब ये कब पूछ लिया जाए तो डॉट डॉक्स पे, ये इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? डॉक्स के नाम से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पारंपरिक, ये लीजिए भैया, पारंपरिक यानी कि प्रोप्राइटरी बाइनरी फॉर्मेट है, जिसका उपयोग वर्षों से पुराने वर्ड संस्करण यानी कि वर्जन्स, जैसे कि वर्ड 97 एंड 2003 और उससे पहले में होता था। जबकि डॉक्स में एक नया ओपन एक्सएमएल आधारित ये फॉर्मेट्स के नाम है, ये नामकरण किए गए हैं इस आधार पर। अभी हम इससे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं जाएँगे? क्योंकि आपको एमएस वर्ड पढ़ना है, सीखना है, बहुत कुछ उसमें सीखने को लिए। हम सिर्फ़ वो पढ़ेंगे जो, देखो आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आज कंटेंट बहुत है, आप मार्केट में जाओ, कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास, हज़ारों मार्केट में बुक्स हैं, हज़ारों सोर्स हैं, हज़ारों वीडियो लेक्चर। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको तय करना है कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है? पीवाईक्यूज़ लगाओगे तो पता चलेगा, रिवीज़न करोगे तो पता चलेगा, सिर्फ़ लेक्चर्स देखने से तो काम नहीं चलने वाला अपना, ठीक है ना? चलिए, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह एक्सएमएल प्लस ज़ेडआईपी कंपैरिज़न पर आधारित होता है, इसलिए इसे हल्का, अधिक स्ट्रक्चर्ड और बेहतर, हाँ, यहाँ से अपन क्या था? हल्का का तात्पर्य यहाँ अपन नहीं करेंगे कि वेट की बात की जा रही, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं रहती, बहुत ज़्यादा आपको फंक्शनल नहीं मिलते। हाँ, ईज़िली आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब ये कोई रखने वाली फ़ाइलों को डॉट डॉ, अच्छा, ये एक ब जैसे कि कभी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मैक्रो रखने वाली फ़ाइलों को डॉट डॉक्म होता है, मैक्रो इनेबल्ड, और टेम्पलेट्स के लिए हम डॉट डॉक्स एंड डॉट डॉटम होते हैं, इसके जो भी इसके फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, वो उनके सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसकी क्या-क्या फीचर्स होती है? सीधी बात है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है हमको, क्लियर? ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ देता हूँ, उसको कोई आपत्ति नहीं है मुझे, क्योंकि समझने वाली चीज़ें नहीं, एक-एक वर्ड में इनका डेफिनिशन का नाम मिल रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखो, एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस रिबन मेनू पर आधारित होता है, जिसमें टैब्स होते हैं, कमांड ग्रुप्स का स्पष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट्स वगैरह भी सब दिखाऊँगा, निश्चिंत रहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल्ड मिल जाएगा, इटैलिक मिल जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? अलाइनमेंट जैसी कमांड सीधे हमको दिखाई विज़ुअलाइज़ होती है, सीधे आप उसको सी कर सकते हैं आपकी आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? आपके इंटरफ़ेस के ऊपर, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती चीज़ों को कहाँ जाने के लिए, ढूँढने के लिए भी मैं बताऊँगा, निश्चिंत रहें। प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँगा, निश्चिंत रहिए। ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट की बात यहाँ पे। यह फीचर टाइपिंग के दौरान गलतियों को अपने आप सुधार देता है। ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉरवर्ड, बिल्कुल। आप जब कभी अगर किसी ने यूज़ किया होगा, जैसे आप कोई स्पेलिंग आप वर्ड लिखते हैं, वो गलत होता है, तो उसमें रेड लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है इसकी जो स्पेलिंग है ना, ये गलत है सर। उस पे आप राइट टैप करोगे, राइट क्लिक करोगे आपके माउस की, तो वहाँ स्पेलिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ की सही स्पेलिंग उसकी आ जाती है।
तो ये चीज़ भी आपको इसमें सुविधा मिल जाती है, ठीक है? ऑटो करेक्ट भी कर देता है और उसमें ऑटो फॉर्मेट के आधार पर ऑटो फॉर्मेट का तात्पर्य कैसा होता है? इसको मैं आपको एक्सेल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। चलो पहले समझा देता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक चार्ट है, एक फ्रेम है। एक फ्रेम में आपने पहला वर्ड किया, आपको वो वही सारा का सारा आपको सारे कॉलम में एक ही वर्ड चाहिए। आपने पहले वर्ड में लिखा यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1, ठीक है? अब ये जो वर्ड है आपको बाकी के सारे आपको पूरे के पूरे उस पे चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना उसको ड्रैग करोगे तो सब के सब वही आ जाएगा या फिर डायरेक्ट आप फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दो, दोनों तरीके होते हैं। ड्रैग कर दो ईज़ी होता है सर, माउस से पकड़ के नीचे खींच दो उसको ड्रैग करके, वही आपको सारी की सारी उसमें आपको जो वर्ड आपको ऑटो फॉर्मेट करना है वो सब का सब आपको उसमें फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है? ऑटो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को स्वतः साफ-सुथरा बना देता है, जैसे कि क्यूट्स, बुलेट्स वगैरह, नंबरिंग आदि का फॉर्मेट। बुलेट्स का तात्पर्य जो आगे ये जो लगी हुई है ना, इनको कहा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको ये, ये, ठीक है? चलिए, स्पेल चेक और ग्रामर चेक। स्पेलिंग चेक स्पेल शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक की बात की जा रही है। यह सुविधा शब्दों की वर्तन यानी कि स्पेलिंग और व्याकरण यानी कि ग्रामर की गलतियों को पहचान कर सुधारने, क्योंकि एमएस वर्ड पे क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है ना ये तो पूरा का पूरा। लेटर बनाना है आपको, नोट्स बनाना है आपको, वो सब के सब आप यहीं से वर्ड पर ही बनाते हैं, ठीक है? चलिए, फाइंड एंड रिप्लेस। पूरे डॉक्यूमेंट्स को किसी शब्द या वाक्यांश को खोजने और बदलने रिप्लेस के लिए यह फीचर उपयोगी होता है। एमएस ऑफिस 2016 को माइक्रोसॉफ्ट 365 से एक साथ बदलना जैसे कि, ठीक है? आसान ये चीज़ भी इसको मिलती है, एक से दूसरे से इसको बदल देना। क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट का, ठीक है? क्लिपबोर्ड फीचर के माध्यम से किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जैसे कि कंट्रोल+X, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V किया जाता है। तो ये छूट की आपको मिल जाती है। डाटा ट्रांसफर को सबसे बेसिक और अत्यंत उपयोगी टूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं, ठीक है? जो हम बाकी जगह यूज़ करेंगे वो हम इस पे एमएस वर्ड पर भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ का। मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको दिखाऊँगा, नाम दे दूँगा, ठीक है? फिर आता है फॉर्मेटिंग टूल्स, अभी बता चुका हूँ फॉर्मेटिंग टूल्स आपको। फिर आता है एक इंसर्ट ऑप्शन, अर्थात टेक इंसर्ट टैब से उपयोग करता है डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स। इंसर्ट मतलब किसी भी चीज़ को आप आपकी गैलरी में से आप आपके फ़ाइल पर यानी कि पीडीएफ, आप यदि पीडीएफ बना रहे हैं, आप या रिज़्यूम बना रहे हैं, आप कोई भी फ़ाइल या डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं उस पर, तो आप आपकी जो लैपटॉप गैलरी हो, मोबाइल जो भी आपकी गैलरी है डिवाइस की, वहाँ से आप किसी भी चीज़ को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मानो आपको फ़ोटो लगाना है, तो आप वहाँ इंसर्ट पे जाएँगे, इमेज पे जाएँगे, वहाँ से आप आपकी इमेज सेलेक्ट करके इमेज उसमें लगा सकते हैं, ठीक है? कोई टेबल्स उठा सकते हैं, कोई चार्ट उठा सकते हैं, कोई भी हाइपरलिंक आप उसमें लगा सकते हैं, कोई भी वर्ड आर्ट आप उसमें लगा दे सकते हैं, सिम्बल्स आप लगा सकते हैं, हेडर, फुटर आदि भी आप जोड़ सकते हैं। हेडर ऊपर का, नीचे का फुटर साइड के होते हैं, ये भी बता दूँगा आपको, निश्चिंत रहें, ठीक है? फिर आता है एक मेल मर्ज क्या होता है सर? ये पूछा गया है मेल मर्ज, ठीक है? ये यूजीसी की तरफ से पूछा जा चुके हैं, ये इनमें से ये विशेषता पूछ ली जाती हैं सर, ठीक है? देखो, मेल मर्ज क्या होता है? ये फीचर एक पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे डेटा एक्सेल या एक्सेस में लिंक किया जा सकता है। उदाहरण, किसी संस्था के द्वारा सैकड़ों छात्रों को एक साथ नाम सहित पत्र भेजना। मेल मर्ज समझ में आ गया? सीधी लिखा, किसी संस्था के द्वारा सैकड़ों छात्रों को एक साथ नाम के सहित एक लेटर उसको सेंड करना। सेंडिंग पर्सनलाइज्ड लेटर विथ नेम्स टू हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए, ट्रैक चेंज और कमेंट्स। अब देखिए क्या होता है सर, ये सुविधा तब उपयोगी होती है जब कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं सर। ये सभी के किए गए संपादनों यानी कि आपके संपादनों को ट्रैक करता है और टिप्पणियाँ जोड़ने के यानी कमेंट्स करने की उसमें सुविधाएँ दे देता है। ट्रैक चेंज और कमेंट्स दोनों की उसमें सुविधाएँ ये दे देता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यदि आप काम करें तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसमें कमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये सबके लिए ये सुविधाएँ मिलती है, बट इसको उस फॉर्मेट में आपको सेटिंग के थ्रू या उसमें आपको कमांड्स के थ्रू इस पे कार्य करना पड़ता है। ठीक है? अब ये सीखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको सीखना नहीं है एमएस वर्ड। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जब रिसर्च में जाओगे तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप जब सिनॉप्सिस बनाओगे तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये यूज़ आते हैं, टीचिंग में भी यूज़ आते हैं। आप मानिए आप प्रोफ़ेसर रहोगे, ठीक है? कुछ काम आपको ऐसे होते हैं जो आपको डेस्क पे करना पड़ेगा, तो उन सबको आपको यूज़ इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है? चलिए और पढ़ लेते हैं। अब देखिए हेडर है आपका ये ये रहा। हेडर, फूटर और पेज नंबरिंग, हर पेज पर जो समान शीर्षक जो ऊपर टाइटल शीर्षक रहता है वो आपको हेडर कहा जाता है। फिर आता है फूटर, नीचे की तरफ रहता है ये। पेज नंबरिंग आप अपने आप जुड़ जाता है।
जैसे कि राधेश पाठशाला पेज 1 टू 10 जैसे हेडर फुटर को जोड़ना। ये अभी ये दिखाऊँगा तो समझ में आएगा आपको। टेम्पलेट्स और थीम विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और लेआउट उपलब्ध होते हैं, जैसे रिज़्यूमे आपको रिपोर्ट सर्टिफ़िकेट इस पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएँगी। बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स इसमें ऑलरेडी पहले से बने, आप आपको कुछ नहीं करना, उसको ओपन करेंगे, आप अपनी आवश्यकता नीड्स के अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, टेबल और चार्ट टूल्स क्या होता है सर? देखो, डेटा को पूरे एक सिस्टमैटिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक टेबल्स और चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी पेज पर एक पेज आप जैसे कि नोट्स बना रहे हो, आप एक पीडीएफ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें आपको एक टेबल के फॉर्म में देना है, तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है? चलिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन और डॉक्यूमेंट, अब जो ये तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स और पासवर्ड को सुरक्षित किया जाता है, हम एन्क्रिप्शन अब उसपे लगा सकते हैं। व्यू मोड्स क्या होता है? वर्ड में कई व्यू मोड्स उपलब्ध होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीड मोड, आउटलाइन व्यू, ये सारे दस्तावेज को देखने में अभी ये दिखाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन के टूल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। वर्ड काउंट, एक वर्ड क्या मिला, इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या है ये वर्ड काउंट? ठीक है, ये आपको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, वर्ड काउंट। चलिए, देखो ये फीचर जो हमारे जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट में मौजूदा शब्दों, वर्ड्स, अक्षरों, पैराग्राफ और पंक्तियों की संख्या बताता है। वर्ड काउंट की बात की जा रही है, ठीक है? यानी कि शब्दों की संख्या की बात की जा रही है, ठीक है? यह जानकारी जो होती है वो हमको स्टेटस बार पे दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? स्टेटस बार, ये इम्पोर्टेंट है, ये शब्द स्टेटस बार ये पूछा जाता है, किस जगह पे रहता है, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है? और रिव्यू टैब या वर्ड काउंट से भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? उपयोग लेख, निबंध या शोध पत्र में शब्द सीमा, आपको भी पता करना है, आपने कोई निबंध लिखा है, कोई शोध पत्र, रिसर्च पेपर आपने लिखा है, तो उसके आपको वर्ड लिमिट जाँचने के लिए ये यूज़ आपके लिए किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल्स ऑफ कंटेंट, विषय सूची, अभी बात हो चुकी है, इस पर अपन कर चुके हैं। फुटनोट, एंड नोट्स की हम बात कर ही चुके हैं अभी, ठीक है? किसी पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी, एक ये आप देख लीजिए, ठीक है? थिसॉरस क्या होता है? देखिए, ये फीचर्स किसी शब्द के जो होते हैं ना, समानार्थक शब्द होते हैं और एक होते हैं आपके पास ऑटोनॉमस शब्द, यानी विपरीत विलोम शब्द प्रदान करता है, ताकि लेखन को अधिक प्रभावशाली और विधिक बनाया जा सके। आपने, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने पीपीटी शायद यूज़ किया। पीपीटी में भी ये चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है? यहाँ भी मिल देखो, ये जो कुछ विशेषताएँ हैं ना, मैक्सिमम यही की यही विशेषताएँ आपको पीपीटी पे भी मिल जाएँगी। फिर से सुनो, यहाँ हमने जो मैक्सिमम विशेषताएँ पढ़ी है ना, यही की यही सारी मैक्सिमम विशेषताएँ आपको पीपीटी में भी मिलेंगी। मैंने पीपीटी में इसलिए कम लिखी है वहाँ पर, ठीक है? यहाँ से उठ के आप वहाँ भी मिल जाती है। ये सारी चीज़ वहाँ भी मिलती हैं आपको, ये फ्रेसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ भी आप स्पेलिंग में उसका विलोम भी मिल जाएगा आपको, ये सारी सुविधा मिलती हैं, ठीक है? तो शॉर्टकट की भी दिया है, शिफ्ट प्लस आप F7 लगा दो, आपको बस निकल जाएँगी। जैसे ब्यूटीफुल शब्द के लिए प्रिटी, जैसे कि ब्यूटीफुल शब्द के लिए आपको प्रिटी, लवली, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस आदि विकल्प हमको मिलते हैं उस शब्द के, तो ऐसे वर्ड भी ये सुविधा यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है? चलिए, नेविगेशन पेन की बात करते हैं। सब नेविगेशन पेन लंबे डॉक्यूमेंट में तेज़ी से सर्च करने या हेडिंग के आधार पर नेविगेट करने में मदद करता है। ये है व्यू टैब नेविगेशन पेन में, ये यानी कि व्यू टैब में जाके आपको नेविगेशन का मिल जाएगा। ये भी देखो, मैंने इतनी बात ये सब चीज़ आपको दे दी है। व्यू टैब में जाने के बाद आपको नेविगेशन पेन से खोला जाता है। इसमें 3 टैब होते हैं, हेडिंग, पेजेस एंड सर्च रिजल्ट। बड़े रिपोर्ट या शोध पत्र में किसी विशेष सेक्शन पर तुरंत पहुँचना आसान होता है। अब आपके पास मानिए 200, 300, 400 पेज का पीडीएफ है। आपको किसी पर्टिकुलर एक जगह जाना है, तो आप ये नेविगेशन पेन के माध्यम से आप उस आपकी जिस जगह पे जाना है, जिस पेज पे जाना है, जिस टॉपिक पे आपको वहाँ ये लेकर जाए। वर्ड सर्च का भी यूज़ होता है। अब वर्ड सर्च के माध्यम से होता है कि पूरे के पूरे पेज में वर्ड सर्च आ जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। स्मार्ट लुकअप, लुकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की विंग सेवाओं से जुड़ा एक ऑनलाइन रिसर्च फीचर होता है लुकअप। ये किसी शब्द या किसी विषय के बारे में सीधा वेब से, यानी सर्वर, वेब सर्वर से इन्फॉर्मेशन को आपको निकाल के दे, जैसे किसी शब्द का राइट क्लिक कर स्मार्ट लुकअप चुनने की परिभाषा, इमेजेस और संदर्भ हमको मिलते हैं। फिर आता है कमेंट्स और रिव्यूइंग पेन, यह है सहयोग यानी कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी टूल है। रिवाइविंग पेन में सभी टिप्पणियाँ यानी कि कमेंट्स और किए गए बदलाव एक जगह देखते हैं। कई उपयोगकर्ता द्वारा एक ही डॉक्यूमेंट्स को समीक्षा करने में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा, ठीक है? चलिए, क्योंकि लिखा ना कोलैबोरेटिव। अब देखिए, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने लगा दिए, इनको पढ़ लेना। अब ये इतनी सारी शॉर्टकट की हैं, कैसे करोगे? अब देखो, ज़्यादा इस पे टाइम भी नहीं देना अपन ने, है ना? जितनी याद हो जाऊँ उतनी कर लेना, कुछ मोस्ट मोस्ट कर लेना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वाली, कॉपी वाली, पेस्ट वाली आपके लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट वाली, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लेना, ठीक है?
बोल्ड वगैरह ये सारी आप देख लेना, इसमें दे दी है मैंने सारी नेविगेशन के लिए शॉर्टकट्स हैं आपके पास जो कॉमन वाली हैं ये तो याद कर ही लेना, ठीक है? और हैं इसमें बहुत सारी देखते रहना। चलिए, अब ये देखो इस तरह का रहता है आपका एमएस वर्ड, पता नहीं आपको ये सही दिख रहा होगा, ये इमेज लगाई थी आपके लिए, ये देखिए, इस तरह का रहता है आपके पास पूरा का पूरा ये। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का आप नाम एडिट कर सकते हैं। मान लो जैसे कि अपनी कौन-सी क्लास चल रही है, अभी मैं ये लिख सकता हूँ एमएस वर्ड लिख सकता हूँ अपने इसका, ये क्या लिखा है डॉक्स यही पढ़ा था हमने, क्लियर? चलिए ठीक है? ये रहता है व्यू बटन आप यहाँ से जा सकते हो। अब ये ज़ूम कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा आपको, इससे आप ज़ूम कर सकते हो। ये स्क्रॉल बार मिलेगा इसको ऊपर-नीचे जाने के लिए स्लाइड्स को, ठीक है? ये क्लोज़ का रहता है, ये मैक्सिमाइज़ करने का, ये मिनिमाइज़ करने का साइन है आपके पास, ठीक है? और ये आपका टाइटल बार, इसे टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पे आप टाइटल आपकी फ़ाइल का दे सकते हैं। इसे कहा जाता है फ़ाइल टैब। यहाँ से आप सीधे-सीधे बहुत सारी फ़ाइल को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो और इस फ़ाइल को सेव एंड इसको पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है रूलर, ये जो दिख रही है ना आपको ये लाइन, ये आपको साइज़ दिखाता है आपकी पूरी की पूरी, इसे आपको रूलर कहा जाता है आपकी फ़ाइल की, ठीक है? ये रूलर कहा जाता है, ठीक है? और क्या है? ये रूलर इधर दोनों साइड आपको मिलता है ये, ठीक है? ये होता है स्टेटस बार, यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाया जाता है पूरा का पूरा। ये आपका वर्किंग एरिया होता है पूरा का जो व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है पूरा ये वर्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। क्लियर? क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहा आप यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएँगे सारे के सारे। ये रिबन होता है, इसे कहा जाता है, ये जो दिख रहा है आपको डायरेक्ट यहाँ से आप चीज़ों को इसे कहा जाता है रिबन, दिख रहा है आपको? ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब इस चाहो तो मैं इसको दिखा दूँ? चलिए, पावर पॉइंट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक बार रियल वाला आपको एमएस वर्ड जिन्होंने जिन्होंने देखा है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 2016 वाला अभी मेरे पास करंटली है, 365 नहीं है मेरे पास, ये खुला है, ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा मैं ज़ूम कर लूँ। देखिए, ये मैंने ज़ूम किया, है ना? ये वही था जैसा हमने अभी इमेज में देखा, टाइटल बार देखा हमने ये आपका रिबन पूरा यहाँ पे जैसे कि आपको व्यू पे जाओगे, आपको ये बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, रूलर, ग्रिड वगैरह। यहाँ पे आप लेआउट में जाओगे, तो आपको ये मार्जिन वगैरह लगाने का ये मार्जिन का ऑप्शन आता है, ठीक है? यहाँ से आप मार्जिन लगा सकते हैं, आपके पेपर का जो आपको मार्जिन कितनी बॉर्डर रखना है, कहाँ से आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट लगाना है, ये मार्जिन मिलेगा पेपर पे जो मार्जिन हम लगाते हैं ना, बॉर्डर जिसको अपन बोलते हैं, मार्जिन लगाना कहते हैं उसको, ठीक है? फिर ओरिएंटेशन पे आप जाएँगे, फॉर्मेट आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, यहाँ पे आप साइज़ आप ये साइज़ आपकी आपको लेटर साइज़ में चाहिए आपको ए4 साइज़ में चाहिए, जो हमारा नॉर्मली फ़ोटोकॉपी का जो पेपर होता है, वो ए4 साइज़ में आता है, तो अलग-अलग साइज़ में आप यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? डिज़ाइन पे जाएँगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉर्मेट मिल जाएँगे आपको यहाँ पे, जैसे कि अपन एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आपका जो फ़ॉर्मेट बनेगा, जैसा ये ऊपर लिखा हुआ, इसी फ़ॉर्मेट में आपके पूरा का पूरा कलर आप लगा सकते हैं यहाँ से कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ से आप फ़ाइल को एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास ये फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है? और इसको सेव करना तो ये इसी फ़ॉर्मेट में सेव रहेगी बट ये पीडीएफ अभी इसका नहीं बनेगा, क्लियर? चलिए, और देखते हैं कुछ है क्या इसमें? होम टैब पे आते हैं, ये देखिए, यहाँ से आप ये बोल्ड कर सकते हैं आपको इससे, ये है, यहाँ से आप लैंग्वेज लगा सकते हैं, आपका इटैलिक वर्ड आप जो भी आपको लगना है, फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट आपके कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्लियर? तो ये था सिंपल सा था। अभी हम एक एमएस एक्सेल पे भी आएँगे। ये पावर पॉइंट तो है ही है। देखो पावर पॉइंट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगला टॉपिक कौन-सा हमारा पावर पॉइंट। आपको दिख रहा है? चलो मैं पढ़ देता हूँ साथ में कि आपको दिख रहा हो तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं अभी पावर पॉइंट, ठीक है? क्या लिखा है इसमें पावर पॉइंट में? ओहो! देखिए इस पे अपन पेन अच्छा इस पे पेन यूज़ नहीं कर पाएँगे हम, है ना? मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है? पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का चलिए स्लाइड ओपन कर लेते हैं ताकि हमको वर्ड आपको अच्छे से हमको मिल जाएँगे। देखिए, इसको पढ़िए क्या लिखा है मेरे विरुद्ध जब तक मैं थोड़ा-सा जलपान कर लेता हूँ, आप भी जल पी लीजिए। ये ईज़ी है। अब देखो बहुत सारी विशेषताएँ हमने जहाँ एमएस वर्ड में पढ़ी है ना,
उसी में से सीधी-सीधी विशेषता यहाँ पर भी अप्लाई होती है कुछ-कुछ, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे, पावर पॉइंट से क्वेश्चन तो नहीं आते पर हाँ, क्योंकि ये यूज़फुल होता है टीचिंग में इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, ऑलरेडी पूछे भी गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोई नहीं है जो पीपीटी पे कार्य नहीं करता। अभी हमने अपना एक पीपीटी जो मैंने आपको बताया था, शायद ये है इसका नाम, ज़ूसो, मेबी 100% यही नाम है इसका, मैं शायद भूल रहा हूँ इसको क्योंकि मैंने इसको करंट अफेयर्स में देखा था, मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया। मैं भी पीपीटी पर ही काम कर रहा हूँ, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट का है, उसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ। ये जो पीपीटी खुली हुई है, मैंने इसी की पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन पर ही बनाई है। अभी हमारे एक इंडिया का है, ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में हाइलाइट रहा है, तो ये आप नोट कर लीजिए, अब ये आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है? इसकी कंपनी का नाम आप देख लेना, कौन-सी कंपनी है, आप सर्च करना है इसकी, ठीक है? इसका एक ऑफ़िस भी इन्होंने बनाया है पूरा का पूरा स माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस सूट की तरह, वो सब आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। ये पीपीटी बनी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 मिनट ऐसा करता हूँ, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, डोंट वरी आप निश्चिंत रहें, हम अभी क्रोम का यूज़ कर लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहा है ना? ये चीज़ थोड़ी-सी करती हैं, आपको इरिटेट करेंगी, है ना? जो टेक्निकल वाला बंदा होगा ना जो, उसे तो मज़ा आएगा ये सब चीज़ देख। चलो हम यहाँ देख लेते हैं। फिर 1 मिनट रुकिए, अभी इसमें डाटा नहीं, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, हम अभी देख लेते हैं 1 मिनट चलिए। अभी पावर पॉइंट इसे समझ लेते हैं। मैं आपको इसके कुछ भेज दूँगा ना टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन निकाल के इसकी। ये देखिए। ओह! पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन की हम बात कर रहे हैं अभी। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है। जिसका उपयोग स्लाइड्स के रूप में ये जैसे कि मेरे पास अभी जो खुली है, ये भी एक स्लाइड है। स्लाइड्स के रूप में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है? अब ये नाम इसमें कुछ दिए हैं, रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिन ऑस्टिन ने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसे 31 जुलाई 1987 को इसका क्या कर लिया था, अधिग्रहण किया था। पावर पॉइंट उपयोगकर्ता को टेक्स्ट, चित्र, चार्ट, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के साथ आकर्षक और प्रेजेंटेशन तैयार करने की सुविधा देता है। बिल्कुल, हम पीपीटी पे जैसे कि आपको मैं अपनी कुछ आपने जब मेरी पुरानी क्लासेस जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था, हमने जो मेरी फर्स्ट जो इमेज थी जिसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ था, एक थंबनेल लगा हुआ था, वो सब मैंने इसमें लगाया। आप इसमें कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हो, एक चित्र इमेज लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को भी आप इसमें पीपीटी में यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी आप वीडियो भी लगा सकते हैं इसमें, ये भी आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। चलिए, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? ठीक है, एजुकेशनल एंड बिज़नेस प्रेजेंटेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? विज़ुअली वर्कशॉप मीटिंग विषयों की यानी कि विज़ुअली एक्सप्लेन टॉपिक्स इन सेमिनार्स, वर्कशॉप और प्रेजेंटेशंस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेज़ेंट रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट एड्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जितने भी आज 90 में भी 90 प्लस परसेंट जितने भी यूज़ करते हैं, वो सभी पीपीटी का यूज़ करते हैं। क्यों? यूज़ करते हैं, फ़ायदा है इससे यूज़ करने का। विशेषता देखिए, अब देखिए एक तो इसमें स्लाइड वाइज़ आपको प्रेजेंटेशन मिल जाता है, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत सारी आप इसमें स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नोट्स भेजता हूँ ना जितने भी टेलीग्राम चैनल पे, वो सब के सब क्या होते हैं, पीडीएफ बना होता है लेकिन वो पीडीएफ को ये पीपीटी से ही मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ ना, ये पीडीएफ अब ये जो पीपीटी है, ये आपको जब क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो मैं इसको पीपीटी में नहीं भेजूँगा, वरना फिर आप इसका प्रिंट कैसे निकालोगे? वरना फिर आपके पास मोबाइल में पीपीटी हो, वो काम चलेगा, तो मैं इसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको भेजता हूँ मैं। तो वो क्या स्लाइडें होती है ना पूरी की पूरी उसी साइज़ में होती हैं, ठीक है? चलिए और क्या लिखा है? अ, डिज़ाइन थीम्स एंड टेम्पलेट्स बहुत सारे अभी बहुत सारे डिज़ाइन्स आपको थीम मिल जाती है, अभी दिखा दूँगा मैं आपको, ठीक है? वही आप अभी हम पढ़ चुके हैं ट्रांज़िशन है, एनिमेशन आपको मिल जाएँगे, मल्टीमीडिया सपोर्ट होता है, ऑडियो विजुअल की बात की गई है, स्लाइड मास्टर बिल्कुल,
पूरी प्रस्तुति को एक समान लेआउट और फॉर्मेट तय करना है, इससे सभी स्लाइड का डिज़ाइन समान रहता है। बिल्कुल एक स्लाइड मास्टर का यूज़ होता है, सभी जितनी स्लाइड्स होती हैं, वो सभी एक समान रूप में होती हैं, एक ही फॉर्मेट में होती हैं, एक ही लेआउट में आप उनको बना सकते हैं। आपको बार-बार उसमें ना ही चेंजेस करना, ना ही साइज़ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है? प्रेज़ेंटर व्यू यानी यह मोड प्रस्तुतकर्ता को अगली स्लाइड, नोट्स और टाइमर देखने की सुविधा देता है, ठीक है? प्रेज़ेंटर व्यू होता है वो नेक्स्ट स्लाइड और टाइमर देखने की सुविधा, जबकि दर्शक केवल स्लाइड देखते हैं। क्या लिखा है? दर्शक केवल स्लाइड देखते हैं, लेकिन जो प्रस्तुतकर्ता है वो सारी चीज़ों को देख सकता है, लेकिन इस तरीके से वो आप जो देखोगे वो सिर्फ़ स्लाइड देख सकते हो। क्लियर? चलिए, कोलैबोरेशन टूल्स भी आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ज़न में कई स उपयोगकर्ता एक ही प्रेज़ेंटेशन पर एक साथ कार्य भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी दे दी गई है। इसके फाइल एक्सटेंशन याद कर लेना आप, ठीक है? फाइल एक्सटेंशंस याद कर लेना। 2003 में पीपीटी के डॉट पीपीटी पे था, अभी जो चल रहा है आपका डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है? चलिए, 2007 के बाद से चलिए, ये इस तरह की पीपीटी दिखती है आपको, अभी ये दिखाई भी थी। ये देखो, इसे टेब्स कहा जाता है, इस टेब्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये होता है आपका टाइटल बार जो आपने एमएस वर्ड में भी देखा है, ठीक है? ये टूल बार होता है, क्विक एक्सेस यहाँ पे डायरेक्ट आपको चीज़ें मिल जाएँगी, आप बहुत सारी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज़, ये होता है आपका स्लाइड बार, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी पहले से फीड मिलता है ये टाइटल आपको। यहाँ पे आप चाहे तो आपकी पीपीटी का टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ आप में ड्रैग करके या इन्फॉर्मेशन आप आपका वर्क एरिया बना सकते हैं। इनको हटा भी सकते हैं, इनको आप हटा भी सकते हैं, ये 2 मिल रहा है, ये ऑलरेडी पहले से मिलते हैं, ठीक है? ये आपका स्लाइड शो होती है यहाँ पर पूरी की पूरी, मैं अभी दिखा दूँगा। यहाँ पे आपको स्लाइड्स के नंबर दिखाए जाएँगे इस जगह पर, ठीक है? और ये आपको नोट्स दिखाए जाएँगे यहाँ पे आपको स्लाइड व्यू मिल जाएँगी, ठीक है? आप डायरेक्ट इसमें ऑटो स्लाइड जैसे कि आप ऑटो स्लाइड जैसे जैसे आप स्लाइड व्यू बटन मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप स्लाइड व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, सारी स्लाइडें चलती रहेंगी एक-एक करके। आपको बार-बार नहीं हटाना पड़ेगा, वो चलती रहेंगी। आप उनको जैसे कि इमेज वगैरह आप कुछ देख रहे हैं, वो चलती रहेगी। आप उसको कर सकते हैं। ज़ूम वगैरह का यहाँ पे फ़िल्टर मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी जैसे एमएस वर्ड में होती हैं। ठीक है? चलिए, एमएस एक्सेल जाने से पहले आपको एक बार मैं इसका दर्शन करा देता हूँ पीपीटी के। एक बार है ना, कैसे रहती है पीपीटी। चलिए, ये जो देखिए ये पीपीटी खुली हुई है मेरी। अब ये जो आपको पीपीटी दिख रही है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से जाने पे मैं सीधे फर्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा, करंट पे करूँगा तो इसी स्लाइड को हम क्या करते हैं प्रूफ ये फुल साइज़ में आपके पास आ जाती है, क्लियर? पूरी की पूरी यानी स्लाइड शो होने लगती है। ये रहा आपके पास देखिए, नोट्स का ऑप्शन मिला, कमेंट्स का ऑप्शन मिला, ये आपके पास स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा यहाँ पे, ये रीडिंग व्यू मिल जाएगा, ये ज़ूम वगैरह का ऑप्शन है, ये आपको सारी की सारी स्लाइड व्यू दिखा रही है आपके पास कितनी स्लाइड है। ये सारी की सारी स्लाइडें आपको एक ही उसमें भी मिल सकती हैं। ये स्लाइड व्यू पे जाएँगे, सारी की सारी स्लाइडें आपको एक ही जगह पर सी हो जाएँगी। जैसे कि हम लोग अभी तक कितना पढ़ चुके हैं, ये देख लीजिए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अभी अपना और हम यानी पीपीटी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एमएस एक्स हमें यहाँ तक पहुँचना है। इतनी हमारे पास अभी 47 स्लाइड्स हैं। देखिए, कितनी स्लाइड्स हैं हमारी इस पीपीटी में? 47 स्लाइड्स हैं। अगर अभी की हम बात करें तो कितनी कंप्लीट कर चुके हैं? हम ये हम 30 स्लाइड्स अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 17 स्लाइड और हमको कंप्लीट करना है अभी। ठीक है? चलिए, समझ में आ गया आपको? क्लियर? इसको हटा देते हैं अपन। ये देखिए, अब ये स्लाइड आप इस फॉर्मेट में चले गए। यहाँ से आप जाओगे, ये नेक्स्ट आ गया आपके पास। यहाँ पे आप एडिट नहीं बस आपको इसको व्यू कर सकते हो। ये अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है यानी ओपनली, ठीक है? चलिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा आपके राधेश पाठशाला लिखा हुआ है बैकग्राउंड पे इमेजेस आ रहा है। ये इमेज मैंने पहले क्रिएट की हुई है, फिर मैं इस पे इमेज वाले उस पे गया, वहाँ से ये सारी की सारी मुझे ये यहाँ से हम सिलेक्ट पे जा भी सकते हैं वापस, ठीक है? चलिए, अब जैसे कि हम यहाँ से आप आओगे, एक्सपोर्ट करोगे आप इसको, तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको अभी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर ही भेजूँगा। ठीक है, आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहीं से इस पीपीटी को। यहाँ से आप अब इसको सेव भी कर सकते हैं, अन्य किसी उसमें भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और क्या बात है यहाँ पे, ये देखिए होम टैब पर आते हैं, ये आपको न्यू स्लाइड एड करना है, तो यहाँ से आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से स्लाइड का आपको कौन-सा फॉर्मेट चाहिए, यहाँ भी मिल जाते हैं। थीम आपको चाहिए, वो भी आपको मिल जाती है, अलग-अलग बहुत सारी थीम है। ये देखिए, शेप्स आपको किस शेप्स में चाहिए, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे वैसे के वैसे, ठीक है? ये आपको पता है रिबन इसको बोला जाता है, ये आपका टाइटल बार कहलाएगा, ठीक है? चलिए, हम कहाँ थे?
1 मिनट, चलिए। समझ में आया इतना आपको या नहीं आया पहले ये बताइए? समझ में आ रहा हो तो ही बताइए, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक है, वो एमएस एक्सेल, ठीक है? सिंपल चीज़ें थी, बोर तो नहीं हो रहा है। चीज़ें दिखा दी आपको, पावर पॉइंट ये पूरी प्रेज़ेंटेशन ये देखो मेरी पीपीटी बनी हुई है। एमएस वर्ड मैंने आपको दिखाया, यहाँ से आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वर्ड टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से। आप इस पे इमेजेस भी लगा सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी फाइल है नहीं, वरना मैं आपको फाइल दिखाता। मेरे पास दूसरे लैपटॉप में डली हुई है कुछ फाइलें, उसमें मैं आपको दिखाता तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती वो फाइलें, ठीक है? चलिए, वापस आते हैं अपन अपने पीपीटी पर। कहाँ थे हम पीपीटी पे? ये रहा। तो वापस अपन आते हैं अपने करंट स्लाइड में यहाँ पे। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे एमएस एक्सेल क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात तो एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है, ठीक है? इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है। एमएस एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट किंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट माइक एक्सेल को इसको कहा जाता है, एमएस एक्सेल को। ये वर्ड याद रखना, कभी ये पूछा गया है ना ऑलरेडी। हाँ, ये हमारा पेन कहाँ गया? ये रहा, चलिए, ठीक है? क्या होती है सीटें? अभी बताऊँगा आपको इसे। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक प्रमुख स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसे डेटा को संगठित, ये इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या कार्य करता है? डेटा को यानी ऑर्गेनाइज़ करना, उसको एनालाइज़ करना और उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, मैंने इसके एमएस एक्सेल के विषय में पहले ही आप सबको बता दिया है। 1985 में एप्पल, वही आगे जो एमएस वर्ड की पहली लाइन पढ़ी, ये दोनों साथ ही हमारे, ठीक है? के लिए जारी किया गया था और बाद में 1987 में विंडोज़ वर्ज़न के साथ इसको लॉन्च किया गया। एमएस एक्सेल में डेटा को रोज़ यानी पंक्तियों में और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। उनका जो मिलन बिंदु होता है, जहाँ पर दोनों बिंदु बनकर जो एक कॉलम बनाती है, उसे कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है? हर सेल में आप टेक्स्ट, नंबर, फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन को लिखा जा सकता है, जिससे ये गणनाओं को डेटा को विश्लेषण करने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। MS Excel is powerful spreadsheet software developed by Microsoft used to organize, analyze and calculate data. ठीक है, it was first released 1985 for Apple Macintosh and later in 1987 for Windows के लिए, ठीक है? Data in Excel in arrays in row and columns and the interaction of both in call a cell, ठीक है? Each cell and contain text, numbers, formula, function, making Excel one of the most efficient tools for data management and analysis. बड़े याद रखना सर, है ना? गलती करके मत आ जाना। फाइल एक्सटेंशन वही देख लेते हैं। 2003 जो पुराने संस्करण में था डॉट एक्सएलएक्स, 2007 के बाद से अभी डॉट एक्सएल एस एक्स जो भी एक्सटेंशन है, ये अभी चल रहा है, ठीक है? क्या-क्या इसकी विशेषताएँ? सर, वर्कशीट और वर्कबुक मिलती है। जो आपको पूरी की पूरी जो शीट मिलती है, इसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट होती हैं। प्रत्येक वर्कशीट में रोज़ और कॉलम का एक ग्रिड होता है, जहाँ डेटा को हम क्या करते हैं, एंटर, जिसमें डेटा की एंट्री की जाती है, ठीक है? रोज़, कॉलम और सेल्स 3 चीज़ हैं इसमें। अभी बात करेंगे रोज़, कॉलम और सेल, ठीक है? रोज़, कॉलम और सेल ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक छोटा-सा। एक्सेल में रोज़ को संख्या यानी 1, 2, 3 में बनाया जाता है, जबकि जो कॉलम होते हैं इनको एबीसी अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। रोज़ और कॉलम का जहाँ मिलन होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको पढ़ के जाना है इन दोनों को तो, ठीक है? जैसे बी2 का मतलब कॉलम बी और रो 2 की सेल। सेल का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है? सबसे पहले उसे बोला जाएगा भी कौन-सी कॉलम से, ठीक है? जैसे कि बी, रो कौन-सी इसकी 2, ऐसा मिलेगा तो ये सेल का इसका एड्रेस है।
अभी बात करेंगे, मैं इसको रियल टाइम दिखाऊँगा। फ़ॉर्मूला और फंक्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ आपको मिलती है, एक्सेल में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है फ़ॉर्मूला और फंक्शंस। अर्थात एक्सेल की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है इसके फ़ॉर्मूलाज़। बिल्कुल, तभी तो इतना यूज़ होता है इसका। और बिल्ट इन फंक्शन, जितने भी इसके फंक्शंस हो, जैसे कि सम। अब आपको कोई चीज़ जोड़ना है, आपके पास सेल है, मान के चलिए सेल 1 से लेके सेल 10, यानी ये 10 सेल हैं, इनका डाटा आपको निकालना है। अब या तो आप कैलकुलेटर उठाओगे, टोटल लिखोगे, पहले में 4000, दूसरे में 6000, आप यहाँ पे सम लिखोगे, ये करेंगे, सॉरी ये पहले आता है। अब ये कौन-सी रो है? मान के चलिए A1, कॉलम ए, रो 1 से लेके हमने लगा दिया B10 तक का। तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट होकर आ जाएगा और ये कभी गलत नहीं होता सर डाटा। ठीक है? इसी पे आप फाइल लुकअप भी लगा सकते हैं। फाइल लुकअप क्या होता है? ये भी मैं बताऊँगा आपको कैसे लगाते हैं लुकअप, ठीक है? एवरेज निकालना हो तो एवरेज का आप फ़ॉर्मूला लगाओ, एवरेज यानी औसत आपको निकालने के लिए। जोड़ कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं माइनस का भी आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट करना, आई वाई, ये देखो वी लुकअप आप इसमें लगा सकते हैं, एच लुकअप लगता है, वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है? ये बहुत सारे इसमें फ़ॉर्मूलेज़ अप्लाई किए जाते हैं। ऑटो सम और ऑटो फिल यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हम पहले समझ सकते हैं। चार्ट और ग्राफ्स यहाँ पे मिल सकते हैं बिल्कुल। डेटा को आकर्षक और समझाने योग्य बनाने के लिए आप एक्सेल में आपको बार चार्ट मिलते हैं। ग्राफ्स पता है ना ये इस टाइप के, ये यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है? ये इस तरीके के आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। चाहे आपको गोल लगाना हो, सर्कल वाला लगाना हो, इस तरह के आपको जो आपने देखा होगा ना, ये सब इसी पे डाटा के आधार, आप डाटा दोगे इसे, ये डाटा को उसमें कन्वर्ट करके आपको इस तरह ग्राफ़िकल रूप में आपको दे देगा, ठीक है? ग्राफ़िक्स के रूप में भी आपको ये बना के दे देगा। चलिए, सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग। एक्सेल में डेटा को ए से जेड या जेड से ए क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है, वैसे ही डाटा को फ़िल्टर करके देखा, बिल्कुल फ़िल्टर लगा के देखा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास, समझ लो इसे, ये गड़बड़ करके मत आना क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी इसी से बन जाएँगे। आपके पास ए है, बी है, सी है। इसी करके 200 लोगों की एक लिस्ट है। कितने लोगों की? 200 लोगों की। यहाँ इसका डाटा है पर्सनल। ये ऑफ़िस में कितने दिन इसने काम किया, कितने घंटे इसने काम, अब इसमें आप लुकअप लगाओगे, फ़ॉर्मूला अप्लाई करोगे, पूरा ए का, बी का डाटा निकल के आ जाएगा। कितना परसेंटेज का क्या बन रहा है, सब कुछ आपको एक का डाटा निकल, आप फ़ॉर्मूला लगाओगे, एंटर करोगे, नाम फाइंड करोगे, आप सीधा-सीधा इसको फ़िल्टर करके इसका पूरा का पूरा डाटा इसको निकाल सकते हो। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं आपके जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग पे। चलिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सेल का रंग फॉर्मेट बदल सकते हैं, आपके पास जो भी फॉर्मेटिंग है। डाटा वैलिडेशन, ये फीचर सुनिश्चित करता है केवल वैलिड डेटा ही सेल में डाला जाए, जैसे किसी कॉलम में केवल संख्या या तारीख, कुछ भी मत डालो, जिसको वो कैलकुलेट कर सकता है वैसी आप चीज़ें उसमें मेंशन करोगे, ठीक है? आपको कुत्तों की आवाज़ से आप परेशानी तो नहीं हो रही है? रात्रि का समय है? चलिए, फिर आती है पिवो, पाइवट टेबल क्या होती है? एक एक्सीलेंट फीचर होता है, ठीक है? जो बड़े डेटा को क्या करता है, समराइज़ करता है, ठीक है? समराइज़ के रूप में आपको एक समरी के रूप में क्या करता है, आपको प्रेज़ेंट दे देता है। जैसे विश्लेषण क्या होता है, चीज़ों को आपको एनालिसिस करने में आसानी हो, मानिए आपके पास डाला आपने 10,000 लोगों का डाटा डाला। ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा काम आती है, रिसर्च वाले में ये चीज़ें बहुत काम आती है जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं सैंपलिंग के थ्रू। अभी सैंपलिंग वगैरह क्या होता है, हम रिसर्च पढ़ने वाले हैं कल से, तो आपको समझ में आएगी, हम सैंपलिंग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? डाटा कलेक्शन एक टॉपिक होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा कलेक्शन, सैंपलिंग, ये सारी चीज़ें। तो आप डाटा को, जब आपने 10,000 लोगों का डाटा है, उस 10,000 लोगों में से आपको पूरा का पूरा एक निष्कर्ष चाहिए, एक कॉन्क्लूज़न चाहिए आपको, तो वो वहाँ आपको मिल जाता है, पूरा-पूरा निकाल के आपको दे देगा। सर 10,000 लोग हैं, इसमें से इतने पढ़े-लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने साक्षर हैं, इतने निरक्षर हैं, इतनी महिलाएँ, इतनी, पूरा का पूरा एक समरी आपको मिल जाएगी निकल, ठीक है? फिर एक आता है व्हाट इफ एनालिसिस, अतः ये फीचर विभिन्न संभावित परिणामों को एनालाइज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे गोल सीक और स्केनेरियो मैनेजर वगैरह, ठीक है? चलिए, सेल रेंज, जब एक से अधिक सेल को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो उसे सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज, ये वर्ड याद करके जाना, सेल रेंज क्या होता है, ठीक है? क्या लिखा है? जब एक से अधिक सेल्स को एक साथ चुना यानी सिलेक्ट किया जाता है तो उसे सेल रेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए ए1
B5 का अर्थ है A1 से लेके B5 तक सारी की सारी सेल्स यानी 5 रो इंटू 2 कॉलम्स का क्षेत्र बन जाएगा। सेल क्षेत्र का फॉर्मूला फॉर्मेटिंग चार्ट बनाने में किया जाता है। अभी वो ये जो मैंने फॉर्मूला समझा रहा था ना, उसी को हम सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज कितनी है आपकी? उसमें कितनी थी? A1 से लेके कहाँ तक आपको जाना है, पूरी की पूरी सेल रेंज आपको शो करती है। फिर आता है सेल रेफरेंस, अर्थात एक सेल में प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, उसके कॉलम और रो से बनता है, ठीक है? चलिए अभी बता दूँगा आपको कैसे बनता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, जब एक फॉर्मूला कॉपी करने पर जो भी सेल रेफरेंस अपने स्थान के साथ से खुद से बदल जाता, तो उसे रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे A1 प्लस B2 सेल C1 से C2 में कॉपी करें तो A2 प्लस B2 बन जाएगा, ठीक है? अब ये कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, आपको थोड़ी-सी पढ़ लो बस इनको। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? जब किसी सेल का पता कॉपी या मूव करने पर भी नहीं बदलता, तो उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। इसके लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत पूछे जाते हैं। सेल इंपॉर्टेंट है इसमें भैया, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वाले जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ना मैंने आपको, जितने भी पॉइंट हमने किए हैं, सेल वाले अच्छे से पढ़ के जाना। ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर से पढ़ के जाना, हो सकता है फिर से पूछे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यानी निरपेक्ष संदर्भ क्या होता है? देखो, जब किसी सेल का एड्रेस जो होता है कॉपी या मूव करने पर भी नहीं बदलता, वही रहता है, तो उसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। इसके लिए डॉलर का हम यूज़ करते हैं। जैसे डॉलर ए, डॉलर 1 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा सर। ये A1 नहीं हो सकता। क्या लिखा है? चाहे आप फ़ॉर्मूला कहीं भी कॉपी करें, ये हमेशा A1 को ही संदर्भित करेगा ये पूरा। ये A1 ही लिखा जाएगा। A1 नीचे का उसमें डालोगे तो A1 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा फिर। ठीक है? चलिए, मिक्स सेल रेफरेंस, यह रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक मिश्रण होता है। इसमें कॉलम फिक्स, जैसे A1 कॉलम फिक्स, रो चेंज हो सकती है। या डो ए डॉलर 1 जिसमें रो फिक्स एंड कॉलम चेंजेबल होता है इसमें, ठीक है? इसमें कहाँ लगा दिया हमने डॉलर? दोनों सेल और रो के बीच में लगाया है, ठीक है? चलिए, फिर आता है नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। ये सब चीज़ें तो सिंपल है, इसको बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या है, कुछ विशेष सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को कभी-कभी आ जाए तो याद रखना। ये किस चीज़ का होता है? ये इक्वल का सिंबल होता है। ये फॉर्मूला में सबसे, किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने से पहले जिस सिंबल का यूज़ किया जाता है उसका नाम याद कर लो, वो होता है इक्वल का फॉर्मूला। ये जो बराबर का जो निशान है ना, इसे आप बराबर का निशान बोलते होंगे हिंदी वाले। बराबर या इक्वल का जो निशान है, यही सबसे पहले यूज़ किया जाता है हर फॉर्मूला में शुरू करने के लिए। ठीक है? कोई भी फॉर्मूला सिर्फ स्टार्टिंग, जब भी आप कोई भी सम का हो, चाहे ऑटो सम का हो, कोई सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उसमें, तो उसमें इक्वल सबसे पहले लगाया जाता है। इक्वल लगा रहे हो मतलब आप कोई सा फॉर्मूला तो लगाओगे उसमें, ठीक है? फिर आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये तो सबको पता होगा आपको, ये जोड़ का होता है, ये माइनस का होता है, ये मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है? और ये डिवाइडेड का होता है। डिवाइडेड के लिए ये वाला है ना? चलिए, जैसे कि पावर निकालने के लिए ये सब परसेंटेज के लिए होता है, ठीक है? ये ये बहुत सारे ऐसे साइन, ये कोलन होता है। ये पता है ना? जब हम सेल में हम इसका यूज़ करेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ लेना। ये 2 बिंदु हम लगा दें ना, 2 डॉट, ये मैंने 4 लगा दी, यहाँ सिंगल लगा देता हूँ। ये डॉट, इनको कहा जाता है कॉलम नहीं, कोलन तो वो है ही, रो और कॉलम, कोलन कहा जाता है। जैसे आप फ़ॉर्मूला लगाओगे ना अभी कोई सा, तो पहले क्या करोगे, ये आपने कौन-सी A1 सिलेक्ट की, कोलन लगेगा, फिर यहाँ से B2, तब जाके वो पूरी की पूरी, और यहाँ के हम लगा दो उसको सम, सम लगा के बाद में तो फ़ॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? ये कोमा होता है, ये आपके बहुत सारे फ़ॉर्मूले ये हैं, इनको चिन्ह को आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? और भी है, फ्रीज पेन्स होते हैं। देखो ये है फीचर्स, क्या काम करता है भैया? फ्रीज पेन्स रो और कॉलम्स को फिक्स कर देता है, ताकि बड़ी शीट में स्क्रॉल करते समय हेडिंग्स कभी गायब ना, ये फिक्स हो जाती हैं इससे, ठीक है? फ्रीज पेन्स आप लगा दोगे, वो चीज़ें दिक्कत नहीं करती, बाद में चेंज नहीं होती फिर। मर्ज सेंटर, यानी कि मान के चलिए, हाँ, ये बहुत यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता, ये रो बनी हुई है हमारे पास, ठीक है? ये रो है, पहले में आपने लिखा, मान के चलिए हम लिखते हैं राधे, ठीक है? राधे पाठशाला। चलिए, अब मुझे इसको थोड़ा दोनों रो में फिक्स करना है, क्योंकि उसमें रो रहती है, उसमें पूरा का पूरा टेबल रहती है पूरी की पूरी। इससे करूँ तो ये मैं इसको साइज़ भी इसकी बढ़ा सकता हूँ। तो हम दोनों में इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। या फिर 2 सेल से इधर हमको सिंगल सेल में लिखना है, कुछ भी आप डाटा सिंगल-सिंगल सेल में डालते रहिए, लेकिन इन दोनों को मर्ज करना है इधर से। इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है?
जैसे कि हमारा मान के चलिए ये भी हटा दूँ समझाने के लिए, ये आएगा आपका यूजीसी नेट पेपर 1, ये यूजीसी नेट पेपर 1 डाल दिया या मैंने 5 यूनिट के डाटा इसमें एंटर कर दिया, तो इन दोनों को मर्ज करना, अब अलग-अलग लाइन दिखेंगी वहाँ पे, तो आप इसमें मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? एक बड़ा सेल आप बना सकते हैं, 2 सेल को मिलाकर 3 सेल को 10 सेल, जितनी सेल मिलाना है उतनी सेल को मिला के आप एक बड़ी सेल आपको क्रिएट एक सिंगल सेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और ये इम्पोर्ट अच्छा ये कुछ मैंने फ़ॉर्मूले दे दिए हैं आपके पास, ये देख लो भैया, ये है सम का फ़ॉर्मूला क्या लगाएँगे हम, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर लिखोगे, सम लिख दो, फिर आप कौन-सी रो में चाहिए वहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। एवरेज के लिए इक्वल लगाओगे, एवरेज लिखोगे, फिर आपको जो भी सेल से एवरेज निकालना है वो निकल आएगा, ठीक है? और ये है आपके पास मिनिमम, मैक्सिमम, यानी पूरी सेल में सबसे बड़ा मान किसका है, मैक्सिमम निकालने के लिए हम मैक्स लिखेंगे, काउंट करेंगे, काउंटा, ये बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, पावर के हैं, ठीक है? वर्गमूल निकालने के लिए सबको हिंदी में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दे दिए हैं मैंने। जैसे आप ये एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है सारे के सारे, आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में जैसे पढ़ सको पढ़ लो इन फ़ॉर्मूलेज़ को, ठीक है? बहुत सारे फ़ॉर्मूले दिए हैं, टेंशन मत लो, कितने फ़ॉर्मूले दिए? फ़ॉर्मूले तो बहुत हैं, मैंने तो सिर्फ 32 दिए हैं। कुछ शॉर्टकट की इसमें भी लिख दिए मैंने, नई वर्कबुक खोलनी, कंट्रोल प्लस एन करोगे, नया आपके पास एक वर्कशीट आपके पास ओपन हो, वर्कबुक इसमें ओपन हो जाती है। कंट्रोल ओ से पुरानी फ़ाइल खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल एस फ़ाइल सेव करते हैं, कंट्रोल एस द कंट्रोल प्लस एस करोगे, फ़ाइल सेव हो जाती है। ये शॉर्टकट अच्छे से याद करके जाना। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, तो प्रिंट के लिए कमांड चला जाएगा, डायरेक्ट आपको पूरा फ़ाइल पे जाके वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सीधे आप शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है? ज़ेड, ये सारे बहुत सारे आपके पास शॉर्टकट कीज़ हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? चलिए, ठीक है? ये देखो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, कितनी है? 15 इधर है, 40 शॉर्टकट कीज़ मैंने दे दी हैं। चलो, ये दिख रहा है आपको? अब इसको समझते हैं। देखो, ये आपका फ़ाइल टैब है, यहाँ पे आप जाओगे फ़ाइल पे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ये आपका नेम बुक्स दिखाया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि H1 to 2, ठीक है? क्विक एक्सेस टूलबार, यहाँ से आपको सारे के सारे टूलबार को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका टाइटल बार रहेगा, ये रहेगा आपके पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ से मिल जाएगा आपके पास, इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये आपका फ़ॉर्मूला बार यहाँ पे शो होता है ये, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी ये फ़ॉर्मूला बार है। जो भी आप फ़ॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे शो होता है, ठीक है? यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ये मान के चलिए जैसे आपने सम का लगाया, यहाँ आपने लगाया A12 B2, ठीक है? इस तरह से आपके पास जो भी फ़ॉर्मूला होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये एक्सेल रिबन इसके अंदर होती है, इसे ये कॉलम बार कहा जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये कहलाता कॉलम, यही था ना? जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कॉलम बार कहा जाता है, और जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे कहा जाता है रो बार। ये रही आपकी रो और ये रहा आपका कॉलम, और ये इन दोनों की जो मिलकर बन रही है ये है आपके पास सेल। एक्टिव सेल क्या होती है? जिस पे आप काम कर रहे हैं, और ये कही जाती है सेल नॉर्मली, जो टोटल आपको सेल उसमें शो होंगी, ठीक है? ये आपका स्विच बार है यहाँ पर, ये आपके पास सीट टैब मिल जाएगा, ये आपको व्यू बटन मिल जाएगा, ये ज़ूम स्लाइडर, ये स्लाइड स्क्रोल वगैरह आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये तो था सर आपका पूरा, इसको हम निकाल देते हैं, अभी इसका कोई रोल है नहीं है। हम आपको मैं थोड़ा-सा आपको एक्सेल की शीट दिखा देता हूँ, कीबोर्ड उठा लेता हूँ मैं आपके पास, थोड़ा-सा निश्चिंत रहें। तो ये कीबोर्ड अपन थोड़ा रख लेते हैं, है ना? एक बार निश्चित रहें। चलिए माउस आपको समझ में आ रहा है ना? आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। एक बार प्रैक्टिकल देख लोगे तो आपको और मज़ा आएगा। एक बार व्यू कीजिए इसको एक्सेल शीट को, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इस पे कार्य करते हैं। देखो जो इसको यूज़ कर चुके हैं ना, उनको तो पता, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशन वाले होंगे, जो यूज़ कर चुके हैं, उनके लिए तो ईज़ी चीज़ है। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, तो हम तो बहुत सालों से जानते हैं। देखो, ये जो है सेल है आपकी, ये जो सेल दिख रही है ना, जो लाइन इस पे दिख रही है, इसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और जो बाकी जो सेल दिख रही है, ये सेल कहलाएँगे। ये रहता है आपका पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है कॉलम, और ये क्या है? रो, ठीक है? ये टाइटल बार है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा यदि नाम लिखना चाहो, ठीक है? कंट्रोल एस करोगे, तो ये देखो शेप का पूरा फॉर्म ये मैंने यहाँ पे लगाया, कंट्रोल एट कीबोर्ड पे यूज़ किया आपने, ठीक है? कंट्रोल एस, वापस बैक कर लेते हैं। कंट्रोल पी यदि मैं जाऊँगा, तो देखिए मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाए, ठीक है? इसको वापस बैक कर लेते हैं अपन। अब देखिए मान के चलिए, हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है? ठीक है? यहाँ मैं डाल देता हूँ नंबर, ठीक है? जैसे कि हिंदी और ये शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर, जैसे मैं
टेप का बटन दबाओगे, आप स्कूल में आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। नीचे करोगे, एंटर करोगे तो आप नीचे की तरफ आने लगोगे। ये कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा-सा एक्सेल आता है फाइल बनाना, आप निश्चिंत रहें। मैंने जब मैं ट्रेनर था ना, तो मुझे बच्चों का डाटा बनाना पड़ता था, सुपरवाइज़र और ट्रेनर था तब मैं अपने कॉल सेंटर में 108 108 में कार्य किया है मैंने अपने भोपाल के जो 108 का जो कॉल सेंटर है, वहाँ मैं सुपरवाइज़र ट्रेनर रहा हूँ। मैंने लगभग 4 साल काम किया है, थोड़ा अनुभव जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये अब जैसे कि मैं कुछ सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल मान के चलिए 100 मार्क्स के क्या हैं, आपके पास पेपर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? 3 सब्जेक्ट लिए मैंने आपको। अब ये सेल की साइज़ बढ़ा सकते हो आप, डोंट वरी, निश्चिंत रहें आप। इसकी सेल की साइज़ बढ़ सकती है, अगर मुझे मर्ज करना है, मैंने ये 2 सेल सिलेक्ट कर ली, तो मुझे सीधे या तो मैं सीधे 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 मैं कंट्रोल करूँगा, ठीक है? ये सीधे मैं फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा, ये सीधे मैं इसको, जैसे कि ये 2 सेल हैं मान के चलिए, ये पूरी-पूरी मुझे एक ये इतना ले लेते हैं अपन, ठीक है इसको? ये। अब इसको मर्ज करना है तो डायरेक्ट ये देखिए लिखा हुआ मर्ज सेंटर, इस ये देखो मर्ज हो गई, ये पूरी एक सेल बन गई है, ठीक है? ड्रैग करोगे, ये सारा डाटा गायब, ड्रैग कर दो वापस डाटा आ जाएगा अपना पूरा, ठीक है? अब अपन को क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगाना है। तो सीधे अब देखो एक से सिखा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा-सा बता रहा हूँ आपको चीज़ें आ जाएँ। यहाँ पे आप जाओगे डायरेक्ट, आपको कलर वाली बॉर्डर मिल जाएँगी, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आ रहा है इस तरह, ये ऑटोमेटिक अब ये याद करने की आवश्यकता है। अब चाहे तो कभी नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें यूज़ करना है, तो ये फ़ॉर्मूला एंटर कर दो, ये देखिए कॉलम बन गया आपके पास, उसी फ़ॉर्मेट का हमको मिल गया पूरा का पूरा। ये लुकअप लग जाता है, यहीं पे आपके पास फ़िल्टर लग जाता है, यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे ये फ़िल्टर सब्जेक्ट आ गए आपके पास, ठीक है? अब मुझे मान के चलिए, इसको हटा देते हैं अपन अभी, चलिए। जैसे कि यहाँ पे भी मुझे इन सब का टोटल करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे अपन, इक्वल लगा दिया अपन ने, सम। अब रो या तो डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लो, तो इसको सिलेक्ट करके नीचे आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा करके यहाँ से ये करोगे, एंटर भी कर दोगे, और एंटर करके ना भी ये फॉर्मूला नहीं हो तो आप डायरेक्ट इसमें आप ऑटो सम को जो लिखा है ना, ऑटो सम पे जाओगे, ये देखो 300 ऑटोमेटिक उसने कैलकुलेशन कर लिया। या फिर डायरेक्ट आप इसका टोटल कर लो, ये कौन सी आपकी, ये देखो क्या लिखा है, कॉलम कौन सा है, बी, बी है ना? आप इसीलिए क्या करोगे, सम लगाने के बाद आप लगाओगे ब्रैकेट, ठीक है? कोष्ठक जिसको बोलते हैं ना, कौन सा है आपके पास, बी, ठीक है सर, बी लिख दिया हमने, ठीक है? बी कौन सी रो से लेना है हमको, हमको लेना है रो नंबर 3, ये कौन सी रो है, 3, बी 3 लिया मैंने, फिर आप इसमें लगाओगे कोलन, कोलन लगाया, अब कहाँ तक, बी 6 तक, बी 6 बंद करके एंटर कर दो, ये देखो, ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है इस पर, ये मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से आपको शीट पे कार्य करना पड़ता है। क्लियर? समझ में आ रही चीजें आपको? ठीक है? फॉर्मूला एक बार इस तरीके से इसके सारे फॉर्मूले काम करते हैं। आप डाटा एंट्री कर सकते हो, इसमें आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो, अलग-अलग फॉर्मूले। तो ये होती है आपकी एक्सेल की शीट। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, हमारा आईसीटी का रह गया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे रिसर्च में। रिसर्च की हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं कल से, तो रिसर्च में मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक आईसीटी नहीं देखा, कंप्लीट जाइए। आईसीटी की इस क्लास को मिलाकर टोटल 20 लेक्चर आईसीटी के हो चुके हैं। सभी के सभी, माफ़ी चाहूँगा, सभी के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। इस क्लास के भी नोट्स भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा शाम तक, ठीक है? निश्चिंत रहें आप। तो आशा करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, पर्सनल आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है आप सबके पास, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, दीपोत्सव मनाइए परिवार के साथ। खूब एन्जॉय कीजिए इस दीपावली उत्सव को, मिठाई-विठाई बड़ी अच्छे से खाइएगा। तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।